नमस्कार साथियों। आज के जो जनसत्ता पेपर है उसमें कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो हमारे पेपर में जो एमपीपीएससी का जो प्री है तथा एमपीपीएससी का जो मेंस है उनमें कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो हमारे पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और जो करंट में क्या होता है कि जो मेंस का भी आजकल जो पेपर आ रहा है उसमें करंट से रिलेटेड खबरों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। वहीं अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो वहाँ भी करंट अफेयर्स से लेकर कुछ खबरें दे दी जाती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो करंट अफेयर है वो कहीं ना कहीं पेपर से ही बनाए जाते हैं। जो पेपर में खबरें आती है वहाँ से करंट अफेयर निकाले जाते हैं और जितनी भी कोचिंग संस्थानें हैं वो उन पेपर से वो कटिंग निकाल कर उनको आपके सामने जितने भी करंट की न्यूज़ है उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करती है। तो क्यों ना हम जो पेपर हैं उन्हीं में से वो खबरें निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो पेपर से ही तैयार हो जाए। तो आइए हम जनसत्ता पेपर में जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं वो आज का जो 31 अगस्त का जो पेपर है उसमें से हम वो खबरें निकाल लेते हैं जो करंट में हमारे पेपर में आ सकती हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं। तो अगर पहली खबर की बात करें जो फ्रंट पेज पे है वो शिवाजी महाराज से लेकर है। शिवाजी महाराज के बारे में क्या खबर है? तो अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर थे तो वहाँ पर जो तटीय सिंधु दुर्ग जिला है वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है वो ढह गई है। तो उसकी उन्होंने माफ़ी मांगी है और शिवाजी महाराज का जो सम्मान है उसकी उन्होंने बात की है। तो हम जान लेते हैं कि जो शिवाजी महाराज हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है ना? महाराष्ट्र से संबंधित है। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 17वीं सदी में हुआ। 17वीं सदी में मतलब अगर बात की जाए तो अगर एक्यूरेट टाइम की बात की जाए तो 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? तो सिवनेर में इनका जन्म हुआ, है ना? सिवनेर में इनका जन्म हुआ। अगर इनकी माताजी का नाम देखा जाए तो जीजाबाई है। पिता का नाम अगर बात की जाए तो शाहजी भोसले है। क्या नाम है? शाहजी भोसले, है ना? ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो शिवाजी महाराज हैं इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर जो हमें पता हो वो है अष्टप्रधान की, है ना? तो यहाँ पे कन्फ्यूजन में नहीं होना है। एक होता है अष्टप्रधान और एक होता है अष्टदिग्गज। तो अष्टदिग्गज जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। देखो इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। अष्टदिग्गज, दिग्गज द आ रहा है तो वैसे ही दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य। तो जहाँ अष्टदिग्गज हो वहाँ दक्षिण से रिलेट करेंगे और जहाँ अष्टप्रधान हो उसे हम महाराष्ट्र में जो शिवाजी महाराज है उनका जो पूरा प्रशासनिक ढांचा है वो अष्टप्रधान के रूप में उनका केंद्रीय प्रशासन दिखता है। तो हमें याद कैसे रखना है? अष्टदिग्गज, दिग्गज में द आ रहा है तो उसे दक्षिण से रिलेट करेंगे और अष्टप्रधान में तो आ ही नहीं रहा है तो अष्टप्रधान को हम शिवाजी से रिलेट कर लेंगे, है ना? तो अष्टप्रधान जो है वो शिवाजी का एक केंद्रीय प्रशासन का अंग होता था जिनमें 8 जैसे अभी मंत्रीगण होते हैं उसी तरह के से जो मंत्री परिषद अभी होती है या मंत्रिमंडल जो होता है उसमें जिस प्रकार से विभिन्न मंत्रालय दे दिए जाते हैं उसी प्रकार शिवाजी के समय भी अष्टप्रधान एक केंद्रीय प्रशासन तंत्र होता था जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों को बांट दिया जाता था, जिसमें पेशवा होता था, सरे नौबत जो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, वाकया नवीस होता था, मंत्री सुमंत होता था, न्यायाधीश होते थे। इस तरीके से 8 प्रधान लोग उसमें होते थे। ये केंद्रीय प्रशासन की एक संरचना थी। तो हमें ये पता होना चाहिए, है ना? इसके बाद में हम एक खबर और यहाँ पर हमें याद रखना है कि जो आ सकता है पेपर में कि वधावन बंदरगाह परियोजना कहाँ से संबंधित है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो वधावन बंदरगाह परियोजना है वो पालघर जिले में महाराष्ट्र से संबंधित है ना? तो इसे भी हमें याद रखना है। उसके बाद में एक खबर है इमरजेंसी से संबंधित।
तो जो फिल्म इमरजेंसी है उस पर प्रमाण पत्र नहीं मिला, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इमरजेंसी कब लागू हुई, क्योंकि क्या होता है कि इंटरव्यू लेवल पे भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हमें पता हो कि जो इमरजेंसी है वो इंदिरा गांधी जी के समय लगी थी, है ना। तो इमरजेंसी जो है उससे रिलेटेड हमें थोड़ी सी जानकारी हो, कुछ जानकारी ऐसी हो ताकि वो हमें पता हो, जैसे इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के समय लगी थी, है ना। इमरजेंसी के क्या लूप होल्स थे, क्या क्यों लगाई गई थी, तो इस तरीके से इन खबरों को हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तीसरी खबर, फ्रंट पेज पे पहली तिमाही में घटी जीडीपी वृद्धि दर। अब जीडीपी क्या होता है पहले तो हमें ये पता हो। तो जीडीपी जो होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना। ग्रॉस सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में अगर बात की जाए तो क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, ये यहाँ लिखा है सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे क्या बोलते हैं, जीडीपी बोला जाता है ना। तो एक वित्तीय वर्ष में जितना भी उत्पादन हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, है ना। तो जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो 15 माह के सबसे निचले पर आ गई है, कितनी हो गई है, 6.7%। तो अगर इसकी बात की जाए तो क्यों ये कम हुई है, तो आंकड़ों में ऐसा बताया गया है कि जो कृषि क्षेत्र है उसका जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है उसमें कमी आई है, साथ ही वित्तीय, रियल इस्टेट और पेशेवर सेवाओं में भी कमी देखी गई है। अब एक यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो कौन जारी करता है, तो वो जारी करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, हिंदी में इसका नाम है। तो आपको ये पता हो। इसके बाद में हम आगे खबर की ओर रुख करते हैं। तो एयर इंडिया का जो एयर इंडिया में विस्तारा का क्या हो रहा है, विलय हो रहा है। विस्तारा जो है उसका विलय किसमें हो रहा है, एयर इंडिया हमारे भारत की एक सरकारी कंपनी थी जिसे टाटा सन्स के द्वारा मतलब अब टाटा सन्स के अंतर्गत यह कंपनी आती है। आपको ये बताना है कमेंट में कि जो एयर इंडिया है वो भारत की कौन सी ऐसी एयरलाइन से हो जाएगी, पहली या दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन से जो है वो कौन सी है। आपको एक तो ये बताना है कि सबसे बड़ी एयरलाइन से भारत की कौन सी है, और एयर इंडिया कौन से नंबर पे आ जाएगी जब वो विस्तारा को अधिग्रहित कर लेगी, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में हम आगे आते हैं। तो एक खबर खेलकूद से ये देख लेते हैं कि जो अवनी लेखरा है ये किससे संबंधित है। तो अभी अगर हम बात करें तो पेरिस में पैरालंपिक खेल आयोजित हो रहे हैं, उसमें अवनी लेखरा जो है उन्होंने लगातार दूसरा स्वर्ण जीता है। लगातार दूसरा स्वर्ण मतलब इससे पहले उन्होंने टोक्यो में भी क्या, टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे, टोक्यो पैरालंपिक जो हुए थे उसमें स्वर्ण पदक जीता था। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो अवनी लेखारा है ये जो स्वर्ण पदक इन्होंने कंटिन्यूसली जीता है ये कौन से खेल में जीता है, तो ये 10 मीटर राइफल में इन्होंने क्या, 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने कितना स्कोर किया है, 249.7। ठीक है, इनका जो पुराना स्कोर था वो 249.6 था, उसको इन्होंने तोड़ा है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो अवनी लेखरा है ये पैरालंपिक खेल से संबंधित है। कौन सा खेल है, एयर राइफल से संबंधित है, और दूसरा स्वर्ण इन्होंने जीता है। उसके बाद में एक और हम यहाँ याद रखना है हमें कि मोना अग्रवाल भी किससे संबंधित है, एयर राइफल से संबंधित है, उन्होंने कांस्य पदक जीता है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे हम आते हैं। तो देखो अब ये खबर हमारे ऐसा नहीं है कि ये खबर इम्पोर्टेंट है, बट इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे परीक्षा में आ सकती है। जैसे क्या, एक हो सकता है भारतीय मौसम विभाग, जो आईएमडी है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारतीय मौसम विभाग जो है इसकी स्थापना कब हुई, एक तो हमें ये पता हो। तो 1875 में इसकी स्थापना हुई, है ना। 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ पर है, दिल्ली में है ना।
ठीक है। तो आईएमडी का हमें पता हो, आईएमडी के बारे में हमें जानकारी हो, आईएमडी की स्थापना कब हुई, तो 1875 में हुई, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आईएमडी आता है, तो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत, तो पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत आईएमडी आता है ना। कौन सा मंत्रालय है, पृथ्वी मंत्रालय, है ना, ये हमें पता हो। तो अब हम आगे चलते हैं, और कौन सी खबरें हैं जो हमारी परीक्षा में आ सकती है। तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेंस में भी काम आती है, जैसे कि आपका ये कॉलेजियम हो गया। कॉलेजियम क्या होता है, इस पर क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो कॉलेजियम इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कॉलेजियम जो होती है वो एक समिति के प्रकार की संस्था होती है। समिति में उसमें 3 सदस्य हो सकते हैं, 5 सदस्य हो सकते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश से मिलकर कॉलेजियम की स्थापना की गई है, जो क्या करती है, जितने भी न्यायमूर्ति हैं उनका स्थानांतरण की प्रक्रिया, उनको न्यायमूर्ति बनाने की प्रक्रिया, इन सब को कौन करता है, ये कॉलेजियम की जो संस्था है वो इन सब कार्यों को देखती है। एक खबर और हमें याद रखना है कि जो प्रधान न्यायाधीश हैं वो अभी वर्तमान में कौन है, डीवाई चंद्रचूड़। तो हमें ये भी पता हो कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, डीवाई चंद्रचूड़। उसके आगे हम आते हैं, तो एक खबर और निकल के आती है, भारतीय पुरातत्व विभाग। तो हमें पता हो कि भारतीय जो पुरातत्व विभाग है या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको ASI भी बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये क्या करता है, जो हमारी पुरातत्व चीज़ें हैं, मतलब जो प्राचीन समृद्धि हमारी जो है उसकी सुरक्षा कौन करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो पुरातत्व सर्वेक्षण या पुरातात्विक जो विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता हो, क्योंकि पूछ लिया जाता है बहुत बार। अब देखो क्या होता है, पेपर में डायरेक्टली खबरें नहीं आती है, इनमें से हमें करंट अफेयर निकालना पड़ता है, क्योंकि करंट अफेयर डायरेक्ट नहीं दे दिया जाता है कि भाई ये आपके पेपर में आ सकता है। हम क्या करते हैं कि जो खबरें हैं उनमें से करंट अफेयर हमें पता हो कि यार हाँ ये करंट अफेयर बन सकता है, उसे हमें पढ़ना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हमें ये पता हो। उसके आगे फिर आगे हम देखते हैं कि और कौन सी ऐसी खबर है जो आ सकती है। तो देखो जो स्वास्थ्य टॉपिक है, अगर आप पेपर 3 की बात करते हो MPPSC मेंस में, तो उसमें स्वास्थ्य संबंधित जो टॉपिक है उसमें ये महत्वपूर्ण हो जाता है, या तो लॉसेंट की रिपोर्ट या ग्लोबल डाइटरी डेटाबेस। इसका हम जिक्र करके लिख सकते हैं कि जो 70% आबादी यानी 5 करोड़ से अधिक लोग जो हैं वो आयोडीन, विटामिन ई और कैल्शियम की पर्याप्त खुराक नहीं लेते हैं, है ना। ये महिलाओं के बारे में अध्ययन किया गया है। अगर बात की जाए तो पुरुषों में किस किस की कमी है, जिंक और मैग्नीशियम की कमी अधिक है। इस तरीके का इन्होंने क्या किया है, एक सर्वेक्षण किया है। तो ये हमारे मेंस में आंसर राइटिंग जब करते हैं तो उसमें ये डाटा लिखने में क्या होता है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर जो हम लिखेंगे, उस आंसर में अगर इन चीज़ों को लिख दिया जाए तो आंसर में एक क्या बोलते हैं उसे, एक आधार मजबूत हो जाता है आंसर का। इस तरीके से ये खबरें हमें एक बेहतर आंसर लिखने में सहयोग करती है। उसके बाद में इथिक्स में हम ये उदाहरण दे सकते हैं, क्या उदाहरण दे सकते हैं कि जो अखिल भारतीय जो एम्स है उसके ट्रामा सेंटर में जो अनीस है उन्होंने अपने अंगों का दान दिया है। तो निस्वार्थ रूप से ये जो अंगों का दान दिया है ये एक बहुत परोपकारी कार्य है। तो इस तरीके से इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमारे मेंस का जो आंसर होगा एथिक्स का उसमें इस उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो आर्टिकल है इस आर्टिकल को हम एक अलग से एक वीडियो बनाकर उसमें उस आर्टिकल ये जो आर्टिकल दिया हुआ है इस आर्टिकल को हम एक अलग वीडियो में डिस्कस बेहतर रूप में कर लेंगे। भारत का रूस के साथ संबंध, रूस तथा अमेरिका के साथ कैसा संबंध है, रूस और अमेरिका का संबंध कैसा है, तो इन सब को हम एक अलग वीडियो में बेहतर रूप में समझने का प्रयास करेंगे। आगे आते हैं और कौन सी खबर है जो निकल के हमारे करंट अफेयर बन सकता है। तो एक ये खबर है, कैबिनेट सचिव के रूप में अभी पदभार संभाला है किसने, टीवी सोमनाथन ने। तो कैबिनेट सचिव कौन है, टीवी सोमनाथन। इससे पहले कौन थे, राजीव गाबा।
तो देखो ये याद रखना है हमें, पहले कौन थे, राजीव गाबा, अभी कौन है, टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन पहले कौन से पद पे थे, तो वित्त सचिव के पद पे थे, केंद्रीय वित्त सचिव। तो ये हमें पता हो, ये भी करंट अफेयर में बन सकता है, पेपर में आ सकता है कि कैबिनेट सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथन है। तो ये हमें पता हो। उसके बाद आगे हम चलते हैं, तो एक है, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 681.69 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है ना। तो हमें इसमें कौन कौन सी चीज़ें पता हो कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है या फॉरेन रिजर्व जो हमारा है, उसकी रखवाली कौन करता है, तो आरबीआई उसका रखवाला है। अब विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन सी मुद्राएं शामिल होती हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि केवल डॉलर इसमें शामिल नहीं होता है। डॉलर के अलावा अगर बात की जाए तो यूरो इसमें शामिल होता है, चीन का रेनमिन होता है, पाउंड होता है, इस तरीके की मुद्राएं जो हैं, येन होता है। मतलब ये जो मुद्राएं हैं, इन सब मुद्राओं को मिलाकर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बनता है। इसमें सोना भी अहम रोल प्ले करता है। इस प्रकार से हमें विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में भी जानकारी पता हो। अब एक खबर है कि जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या की है, बैठक की है। तो जो टाटा सन्स है उसके चेयरपर्सन कौन है, एन चंद्रशेखरन। तो ये हमें पता हो। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो आगे अगर बात की जाए तो राजकोषीय घाटे के बारे में जानकारी आई है। तो राजकोषीय घाटा जो है वो 2024-25 में हमारे जीडीपी का कितना करना है, 4.9% का लक्ष्य रखा गया है। अगर 2023-24 के राजकोषीय घाटा अगर जीडीपी के एवज में बात की जाए तो 5.6% था। तो अभी कितना करने का प्लान है, 4.9%। तो ये हमें थोड़ा पता हो, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो अमेरिका से एक खबर है, क्योंकि अमेरिका में अभी क्या हो रहा है, राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है। उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन है, तो कमला हैरिस हैं, जबकि अगर रिपब्लिक पार्टी से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप है। अगर थोड़ा सा मैं बताऊं कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी में क्या अंतर है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी एक तरह से अगर कहा जाए तो वो परंपराओं को ज़्यादा मानती है, जबकि रिपब्लिक पार्टी उदारवादी पार्टी मानी जाती है। एक चीज़ और है, यहाँ पर एक दिया गया है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जो गर्भधारण की प्रक्रिया है उसे मुफ्त बनाएंगे। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईवीएफ। आईवीएफ क्या होता है, तो ऐसी महिला जो गर्भधारण नहीं कर पाती है जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या के कारण, या कुछ आंतरिक पोषक तत्वों की कमी के कारण, क्या होता है कि उनका जो शरीर है वो संतान उत्पत्ति के लायक नहीं हो पाता है, या गर्भधारण के लायक नहीं हो पाता है। फलस्वरूप क्या करते हैं कि जो आईवीएफ जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो महिला का एग होता है तथा पुरुषों का जो स्पर्म होता है, उसे क्या करते हैं, उसे प्रयोगशाला स्तर पर जो बेहतर एग तथा स्पर्म है उनका फर्टिलाइजेशन कराकर प्रयोगशाला में फर्टिलाइज करा लिया जाता है। उसके बाद उसे महिला के गर्भ में रख दिया जाता है। फलस्वरूप क्या होता है कि गर्भधारण क्षमता फर्टिलाइज बाहर हो जाता है और फिर गर्भधारण कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया से क्या होता है, विभिन्न माताएं जो संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रही हैं उनके लिए ये कारगर उपाय साबित हो सकता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से क्या होता है कि जो महिलाएं हैं वो बच्चों को जन्म दे सकती हैं। इस तरीके से ये काफ़ी उपयोगी तकनीक अभी साबित हो रही है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं हम, तो जापान में अभी चक्रवात आया है ना। तो भारी बारिश के साथ क्या हुआ, उष्णकटिबंधीय तूफान आया है, इसका नाम क्या है, शान। तो ये हमें पता हो। उसके बाद में आगे चलते हैं, तो श्रीलंका भारत के बीच आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई है। तो हमें यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है हमारे प्री के लिए, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं वो कौन है, अजित डोभाल। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गई है। उसके बाद में एक घटना है बांग्लादेश से, कि बांग्लादेश में जो अभी अंतरिम सरकार के नेता हैं वो कौन है, मोहम्मद यूनुस,
है ना। क्या हुआ था, खबर आपको पहले भी बता दिया गया है कि जो बांग्लादेश, और आप भी जानते हैं कि बांग्लादेश में अभी क्या हुआ कि तख्ता पलट हुआ है। वहाँ से जो शेख हसीना है उन्होंने इस्तीफ़ा देकर भारत में शरण ली है। अभी जो अंतरिम सरकार के जो नेता है वो कौन है वहाँ पे, मोहम्मद यूनुस, ये आपको पता हो। उसके बाद में एक खबर है एससीओ सम्मेलन से संबंधित। अब एससीओ सम्मेलन जो है ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो उसकी जो मीटिंग होने वाली है, उसका जो सम्मेलन होने वाला है वो कहाँ होना है, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, भारत को इनवाइट किया है। तो हमें ये जान लेना है कि एससीओ जो है वो, उसके बारे में जो आधारभूत चीज़ें हैं वो क्या है। तो एससीओ की स्थापना 1996 में हुई। इसमें चाइना, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इस तरीके के P5 सदस्य शामिल थे। बाद में क्या हुआ कि इसमें भारत तथा चाइना को भी भारत तथा पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। तो एससीओ में अभी लगभग 8 सदस्य देश शामिल हैं। इसके बाद अगर बात की जाए एससीओ काम क्या करता है, मतलब इसके क्या उद्देश्य हैं, तो एससीओ जो है एक तो क्षेत्रीय जो अखंडता है उसकी सुरक्षा, क्षेत्रीय आतंकवाद जो है उसकी सुरक्षा या उस पर कठोर कार्रवाई, कूटनीतिक संबंधों में प्रगाढ़ता, सांस्कृतिक जो सरोकार है उसको आगे लाना, है ना। ये सब कार्य कौन करता है, एससीओ की जो सम्मेलन होता है उसमें जो वैश्विक चुनौतियां हैं उन सब की चर्चाएं एससीओ के जो मीटिंग होती है या जो सम्मेलन होता है उसमें किया जाता है ना। तो ये हमें पता हो। उसके बाद में एक खबर ये है, आईएमए ने एक अध्ययन किया है, उसके अंतर्गत ऐसा बताया गया है कि जो 45% चिकित्सक जो हैं उनको रात्रि पाली में जो ड्यूटी कक्ष है वो भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो अगर आपको पता हो तो अभी करंट में जो आरजी कर कॉलेज है या अस्पताल है उसमें जो एक लेडी नर्स है उसके साथ पहले बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण, एक सभ्य समाज के लिए ऐसी घटना दुखद होती है। इस घटना के बाद सरकार भी हरकत में आई है तथा जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं उस पर कड़े कानून का निर्माण भी सरकार के द्वारा आने वाले समय में किए जाने का प्रावधान है। तो क्या क्या समस्याएं हैं जो चिकित्सकों को फेस करनी पड़ती है, महिला चिकित्सक खास करके। तो एक तो जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी जो तादाद है वो अपेक्षाकृत कम है। दूसरा क्या है, जो पर्याप्त रोशनदान की व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था हाल फिलहाल में अस्पतालों में नहीं देखी जाती। शौचालय की व्यवस्था महिलाओं के लिए बेहतर नहीं है। अगर बात की जाए तो विभिन्न प्रकार से शोषण महिला चिकित्सकों के साथ होता है ना। तो ये सब चीज़ें सुरक्षा कर्मियों की जो मतलब अगर कहा जाए तो चिकित्सकों की ये सब समस्याएं हैं। उसके बाद में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था नहीं है, उचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमें पता हो, है ना। उसके बाद में आगे एक खबर है, पर्यटन क्षेत्र में भारत और मलेशिया के मध्य करार हुआ है। तो पर्यटन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो रोजगार की असीम संभावनाओं से लिप्त है। मतलब पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के काफ़ी अभी विकल्प खुले हैं, अभी काफ़ी रोजगार पर्यटन क्षेत्र में दिया जा सकता है। तो पर्यटन क्षेत्र को विकास करना सरकार की प्राथमिकता में रहा है। इसके बाद में ये हमारी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो हमने आज के पेपर से निकाल ली है। अगर और खबरें देखी जाए तो और ऐसी कोई खबरें मुझे लगता नहीं है। एक खबर और है कि चक्रवाती तूफान, देखो ये हमारे प्रीलिम्स में पूछता है बार बार, तो ये हमें पता हो। देखो केरल केरल में नारंगी चेतावनी जारी की है। अभी गुजरात में जो तूफान आया है, ये जो चक्रवाती तूफान है उसका नाम क्या है, असना। असना नाम किसने दिया है, लगभग पाकिस्तान ने, मुझे जहाँ तक पता है। तो असना तूफान जो है वो
अभी आया हुआ है कहाँ पर, गुजरात के तट पर, है ना। तो हमें ये भी पता हो कहाँ पर आया है, गुजरात के तट पर आया है ना। नाम किसने, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर मैं गलत हूँ तो। पर मुझे जहाँ तक लगता है ये पाकिस्तान ने असली नाम दिया है, और आया कहाँ है, अभी गुजरात के तट पर, तो ये हमें पता हो। उसके बाद में जो अवनी लेखरा का हमने फ्रंट पेज पे पढ़ ही लिया है, मनीष नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता। तो मनीष नरवाल किससे संबंधित है, कौन से खेल से, पिस्टल से, है ना। पैरालंपिक निशानेबाज, ठीक है। पैरालंपिक निशानेबाज है कौन, मनीष नरवाल, ये हमें पता हो। उसके बाद में बस यही खबरें आज के पेपर से हमने निकाली हैं। तो आपका जो आज की जो करंट की न्यूज़ हैं वो सब हमने कवर करवा दी हैं, आप इनका रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार पढ़ने में आपको याद हो जाएगी। और ये ऐसी करंट अफेयर ऐसी चीज़ होती है जो बार बार पेपर में रिवाइज होती रहती है। तो आप जैसे जैसे हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, आपको प्रतिदिन करंट से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।